हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आईसीएसई सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर फिजिक्स। सेक्शन ए में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन थे। सेक्शन बी करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर पहले क्वेश्चन से, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द सैम्पल पेपर। ओके, तो क्वेश्चन 2 में हमें एक टोटल क्वेश्चन कैलकुलेट करना है ए बी का। ओके, डायग्राम एक बार आपको बना देता हूँ। सो दिस इज डायग्राम ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर ये एक पहला रेजिस्टेंस है और ये दूसरा रेजिस्टेंस जो इसके सीरीज़ में, और ये तीसरा रेजिस्टेंस जो इन दोनों के पैरेलल है। ओके, और हमें ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो ए बी के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है उसे हमें कैलकुलेट करना है। इस रेजिस्टेंस का 3 ओम वैल्यू है, दिस इज़ 5 ओम एंड दिस इज़ 8 ओम। ओके, तो कैसे होगा, देखो सबसे पहले तो ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं, सीरीज़ में। कैसे पता चला सीरीज़ में, बिकॉज इनका बस एक ही अनकनेक्टेड है। ठीक है, तो ये सीरीज़ में। ओके, तो इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, सपोज मैं बोलता हूँ ये पहला रेजिस्टेंस R1 है, ये दूसरा रेजिस्टेंस R2 है। ठीक है, तो R12 जो दोनों सीरीज़ में है, इसकी जगह मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ। ठीक है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन का आपको पता है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो उनका सम होता है। ओके, दिस इज 3 + 5। ओके, दैट विल बी इक्वल टू 8 ओम। ओके, 8 ओम इसका इक्वल रेजिस्टेंस आ जाएगा इन दोनों का। ओके, यानी कि मैं इसको इन दोनों की जगह 8 ओम का रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकता हूँ। ओके, और देखो 8 ओम आ गया इनकी जगह। ओके, और 8 ओम और 8 ओम कैसे आएंगे, पैरेलल में होंगे। डायग्राम में बना देता हूँ एक और, इसकी जगह मैं ऐसे बना सकता हूँ यहाँ पर। अब ये आ गया 8 ओम, इन दोनों का इक्विवेलेंट, और ये जो दूसरा रेजिस्टेंस था, दिस इज 8 ओम, दिस इज 8 ओम। ओके, नाउ ये दोनों पैरेलल में। कैसे पता चला पैरेलल में, बिकॉज इनके दोनों सेम एंड, दोनों एंड कनेक्टेड है ना, ये एंड कनेक्टेड है और ये एंड भी कनेक्टेड है। ओके, दे आर इन पैरेलल, और पैरेलल में हमें पता है क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर पैरेलल विल बी 1/, दिस वाज, मैंने R12 बोला था, इसको 1/R12 और इसको R3 बोल देते हैं। सो दिस इज 1/R3। इसकी वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा कितना, 1/RP इजिकल टू 1/8 + 1/8, दिस विल बी, ठीक है, डबल है ये। ठीक है, तो 1/4 आ जाएगा। सो RP कितना आ जाएगा, 4 ओम। ठीक है, तो इस पूरे ए बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस होगा, 4 ओम रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, आई होप ये पहला आंसर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसका बी पार्ट, ये पहला पार्ट था। सेकेंड क्वेश्चन का बी पार्ट देखते हैं। इफ़ अ सेल ऑफ EMF 2.4 volt with negligible internal resistance is connected across AB, then calculate the current drawn from the cell। ठीक है, अगर हमने EMF कितना लगाया, ठीक है, EMF हमने, ठीक है, कितना है, 2.4 वोल्ट। ठीक है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो कितना करंट ड्रॉ करेगा, तो हमें पता है I/E/R हो जाएगा। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस कितना था, 4 ओम था। इसके अक्रॉस हमने ये लगाया ना बैटरी, कितने EMF की, 2.4 वोल्ट की। सो दिस विल बी 2.4/4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज 0.6 एम्पियर इज द आंसर। ओके, तो इस तरह से बी पार्ट भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के, ये पहला पार्ट था पहले क्वेश्चन 2 का। ठीक है, और ए बी पार्ट उसके हमने सॉल्व करे। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। एक बार मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। ओके, दिस इज विच विल एब्जॉर्ब मोर हीट, 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री और 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री। ठीक है, तो कौन सा ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो मैं पता है, देखो 10 ग्राम ऑफ आइस 0 डिग्री पे है और 10 ग्राम ऑफ वाटर 0 डिग्री पे। ठीक है, देखो अब देखो आइस है 0 डिग्री पे और वाटर भी 0 डिग्री पे। ओके, नाउ अब क्या करेगा ये आइस तो किस में कन्वर्ट होगा, यहाँ पर 0 डिग्री में वाटर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और वाटर में कन्वर्ट होने के लिए यहाँ पर हीट ऑब्जर्व करेगा, डैट इज़ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, तो हीट ऑब्जर्व करेगा जो इसकी लेटेंट हीट है। ओके, जबकि वाटर, अब क्योंकि ये 0 डिग्री में था ये भी। ओके, अब यह क्या करेगा 0 डिग्री में, तो बस डायरेक्टली ये तो जो हम इसको हीट देंगे है ना, ये कितनी हीट एब्जॉर्व करेगा, डायरेक्टली इसका टेम्परेचर राइज होने स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें पहले ये जो इसका स्टेट चेंज होगा। ओके,
क्योंकि 0 डिग्री में आइस वाटर में कन्वर्ट होगा, उसके बाद इसका टेम्परेचर राइज होने लगेगा, तो डेफिनेट सी बात है ये ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। फॉर्मूले से देखिए अगर, तो इस पहले केस में, आइस वाले केस में जो कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा, ml + mcq, ओके, जिसमें मास m क्या, मास ऑफ द आइस, l क्या है, लेटेंट हीट ऑफ आइस, एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, मास ऑफ आइस, c स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ आइस, एंड q इज द, सॉरी इसमें mc थीटा आ जाएगा, दैट इज डेल्टा t, ओके, ये चेंज इन टेम्परेचर। जबकि वाटर के केस में, ये आइस की बात कर ली मैंने, और वाटर के केस में क्या होगा, सिर्फ mc डेल्टा t, इसमें ये नहीं होगा ना, जो लेटेंट हीट इसमें एब्जॉर्ब नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी वाटर में, ठीक है, तो डेफिनेट सी बात है आइस ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे बी पार्ट में। सो बी पार्ट है इसका, फॉर द सेम मास ऑफ आइस एंड आइस कोल्ड वाटर वाई डज आइट प्रोड्यूस मोर कूलिंग देन आइस कोल्ड वाटर। ठीक है, तो जैसा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में ही है ना, सेम मास ऑफ आइस और आइस कोल्ड वाटर के लिए आइस ज़्यादा कूलिंग क्यों प्रोड्यूस करता है, बिकॉज आइस क्या करता है, ये लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, ठीक है, ये एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए ज़्यादा हीट, जैसे सपोज एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूँ, ठीक है, आइस कितना करेगा, इसका हमें पता ना लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कितना है, लगभग 336 ग्राम पर, दिस इज पर केजी पर ग्राम, सॉरी जूल पर ग्राम, इतना है, इतना ही ये एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा आइस, ठीक है, स्टेट कन्वर्ट होने में। ओके, नाउ इसके बाद थर्ड पार्ट देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ये है थर्ड पार्ट। डायग्राम आपको दिख रहा है, डायग्राम बिलो शोज एन इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड अराउंड अ हॉलो कार्ड बोर्ड सिलेंडर ट्यूब, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें वाउंड किया हमने, एक कार्ड, एक हॉलो कार्ड बोर्ड सिलेंडर ट्यूब है ना, ठीक है, सिलेंडर की एक ट्यूब है, ठीक है, ओके, नाउ हमें बताना है, और ये इंसुलेटेड कॉपर वायर है। व्हाट आर द मैग्नेटिक पोल्स एट ए एंड बी व्हेन द की इज क्लोज, तो की जब क्लोज हो जाएगी तो इसमें मैग्नेटिक पोल क्या डेवलप होंगे, तो हमें पता है, देखो हम यहाँ से करंट ऐसे फ्लो करेगा, है ना, पॉजिटिव यहाँ करंट ऐसे फ्लो करेगा, ओके, अगर ऐसे बीच से देखेंगे ना, बीच सेंटर से देखते हैं, यहाँ फ्लो कर रहा है, अगर मैं सेंटर से देखूँ तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है इसमें, जस्ट अ सेकेंड, है ना, करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे मतलब दिस इज दिस डायरेक्शन, दिस इज क्लॉकवाइज, है ना, इधर से ये क्लॉकवाइज है, तो साउथ पोल डेवलप होगा। जबकि इस साइड देखूंगा तो मैं, इस साइड क्या है, देखो इस साइड ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ओके, ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो दिस विल बी नॉर्थ पोल। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, देख क्लॉकवाइज बन रहा है, तो यहाँ साउथ पोल, हमें पता है ना, साउथ पोल क्लॉकवाइज, और नॉर्थ पोल जहाँ एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है वहाँ नॉर्थ पोल बनता है, तो डेफिनेटली सी बात है यहाँ नॉर्थ पोल बनेगा। ओके, बीच से सेंटर से देखेंगे हम ना, इधर ऐसे क्लॉकवाइज, और इधर से देखोगे तो इधर ना करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज, तो साउथ पोल नॉर्थ पोल। ओके, इसके बाद यस, तो मैंने ये बताया। बी पार्ट में देखते हैं, स्टेट 2 वेज टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस कॉइल विदाउट चेंजिंग कॉइल। कॉइल को चेंज करे बिना इसकी स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो आंसर है नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज कर देंगे, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल इंक्रीज कर देंगे, ओके, या फिर और क्या कर सकते हैं हम, करंट को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, बी पार्ट का, क्या कर सकते हैं हम, नंबर ऑफ टर्न को, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, ओके, और क्या इंक्रीज कर सकते हैं, अभी कॉइल चेंज करने को नहीं बोला था ना, कॉइल तो सेम ही रहेगा, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं फिर, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं इसमें, करंट को, इंक्रीजिंग करंट, ओके, करंट इंक्रीज करके, या फिर एक तरीका और है, क्या करें, ब्रिंगिंग, ठीक है, प्लेसिंग सॉफ्ट आयरन कोर इन द मिडल, ठीक है, इन द मिडल ऑफ द कॉइल, प्लेसिंग सॉफ्ट आयरन कोर in the center of the coil, in the center of the coil, ठीक है, क्योंकि कॉइल नंबर ऑफ टर्न तब इंक्रीज करते हैं, कॉइल चेंज करने को नहीं बोला है ना, तो उसकी लेंथ तो उतनी रहेगी, ठीक है, तो इसलिए ये दोनों तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, सी पार्ट में बढ़ते हैं। इफ़ यू प्लेस अ सॉफ्ट आयरन बार एट द सेंटर ऑफ द हॉलो कार्डबोर्ड एंड रिप्लेस द डीसी सोर्स बाय एसी सोर्स, देन इट विल अट्रैक्ट अ स्मॉल आयरन पीस pins towards itself when the current is flowing through the coil.
DC है यहाँ पर, है ना, इसको AC से ऑल्टरनेट करने से रिप्लेस कर देंगे तो क्या तब भी ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, तब भी क्या ये आयरन पीस को अट्रैक्ट करेगा? तो आंसर है बिल्कुल, तब भी इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। ऑल्टरनेट करंट है, पोलैरिटी चेंज होती रहेगी लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो रहेगी, तब भी अट्रैक्ट करेगा। तो इसका आंसर यस हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन 3 में बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 3 है हमारा। ओके, डायग्राम बिलो shows a cooling curve for 200 gram of water. The heat is extracted at the rate of 100 जूल पर सेकेंड. Assume आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो. ठीक है, तो 200 ग्राम का कूलिंग कर्व है वाटर का, हीट किस रेट से एक्सट्रैक्ट हो रहा है? 100 जूल पर सेकेंड. ओके, हमें क्या निकालना है? सबसे पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो हमें पता है स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 एंड दिस इज फर्स्ट पार्ट. ओके, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला हमें पता है क्या है. C इज इक्वल टू यहाँ पर Q अपॉन M डेल्टा T, जिसमें C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, Q हीट लॉस हो जाएगा इस केस में, है ना, और M मास ऑफ द वाटर. ओके, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर. ओके, तो देखो कितनी हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रही है, तो हम देख सकते हैं इसमें बोला है ना कितने सेकंड में, 100 जूल पर सेकंड है, रेट दे रखा है ना, रेट दे रखा है हमें 100 जूल पर सेकंड. ठीक है, और यहाँ से देखो 80 डिग्री से, इसको दिखाता हूँ आपको, 80 डिग्री से 40 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री, 80 डिग्री से 40 डिग्री, जब ये 80 डिग्री, सॉरी 80 डिग्री से 0 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहा है. चेंज इन टेम्परेचर कितना कितने टाइम में डिक्रीज़ कर रहा है 80 डिग्री से 0 डिग्री? तो आंसर है 640 सेकंड में. 640 सेकंड में 80 डिग्री से 0 डिग्री आया. ठीक है, 640 सेकंड में इतना टेम्परेचर चेंज हुआ. ओके, यानी कि और 1 सेकंड में कितना जूल एनर्जी ये रिलीज़ करेगा. ओके, एक्सट्रैक्ट करेगा, आई मीन. ठीक है, सॉरी उसमें से लूज़ करेगा क्योंकि कूल कर रहा है ना ये, तो ये लूज़ करेगा एनर्जी 100 जूल. तो 640 सेकंड में हम निकाल सकते हैं एनर्जी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट इन हाउ मच सेकेंड. Q ना, एनर्जी एक्सट्रैक्टेड, हीट एनर्जी एक्सट्रैक्टेड इन, हीट एनर्जी एक्सट्रैक्टेड इन 640 सेकेंड. दिस इज, क्योंकि 1 सेकेंड में हो रहा है 100 जूल, तो 100 इंटू 640. ओके, तो 640 3 ज़ीरोज़ हो जाएंगे. इतनी जूल एनर्जी एक्सट्रैक्ट करेगा इतने सेकेंड में, है ना, 100 कितने सेकेंड में? 640 सेकेंड में. ओके, इसके बाद आगे बात करूँ मैं, जस्ट अ सेकेंड. आगे देखते फिर इसमें. तो हीट हमें मिल गई. ओके, टेम्परेचर में चेंज कितना है? तो हमने अभी डायग्राम में देखा, यहाँ ग्राफ में देखा, तो 80 से 0 डिग्री, दैट इज़ फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. दिस इज, सॉरी चेंज तो हमें 0 से 80 है. ठीक है, तो -80 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, 80 डिग्री लेंगे, न्यूमेरिकली लेंगे उसको, चेंज कितना है? 80 डिग्री सेल्सियस चेंज है. ओके, सो 80 आ गया टेम्परेचर में चेंज. इसको हम क्या कर सकते हैं? केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे. ठीक है, सारे ऐसा यूनिट में ले रहे हैं. आपको पता है कितना केल्विन को, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करता है? 273 ऐड करके. ठीक है, अब देखो चेंज की बात करिए, चेंज इन डिग्री सेल्सियस और चेंज इन केल्विन सेम होता है. ठीक है, ठीक है, या ऐसा भी कर सकते थे, इसको 273 ऐड करते हैं, यहाँ भी 273 ऐड करते हैं, तो दोनों में से सब्ट्रैक्ट हो जाता है. इसलिए बस डायरेक्टली जो चेंज कितना आ जाएगा, सॉरी इसमें चेंज कितना आएगा? 80 आएगा, 80 केल्विन का ही चेंज आएगा. ठीक है, कैसा है 80 केल्विन का चेंज? देखो, अगर मैं 0 डिग्री को करता 273 आ जाता. ठीक है, यहाँ पर करता 80 को, तो 80 प्लस 273 आ जाता, है ना, और आप देखते हो 273 कैंसिल हो जाता, तो 80 केल्विन ही आएगा. ठीक है, डिग्री सेल्सियस में जो चेंज होगा केल्विन में जो चेंज होगा सेम होगा. ओके, मास दे रखा है. ठीक है, निकालते हैं आप. क्यू कितना है? 64000 एंड मास कितना है? मास है हमारा 200 ग्राम दे रखा है ये बुक में. ओके, सॉरी जिस क्वेश्चन में. तो ग्राम को भी हम चाहें तो इसमें केजी में कन्वर्ट करें ऐसा यूनिट में, तो 1000 से डिवाइड करेंगे. ओके,
चेंज इन टेम्परेचर कितना 80। सॉल्व करना है बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 0 कैंसिल हो गए। ओके, 8 8 जा होता है, 2 4 जा, तो दिस इज 4000 क्या यूनिट हो जाएगी स्पेसिफिक कैपेसिटी की, हमें पता है इसकी हीट यूनिट क्या होती है। तो दिस इज जूल पर केजी, क्योंकि हमने केजी में कन्वर्ट किया था, पर केजी पर केल्विन अराउंड, या इस केस में ये आ जाएगा। ओके नाउ, तो ये आंसर इसका आ जाएगा। इस वाटर की कितनी आ गई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4000 जूल पर केजी पर केल्विन। ओके, सेकंड पार्ट देखेंगे इसका। हीट रिलीज इन द रीजन बीसी, है ना, बीसी में कितना हीट रिलीज हो रहा है। ओके, बीसी रीजन देखो यहाँ पर, आप बीसी रीजन अगर देखोगे तो ये रहा ना यहाँ पर। ठीक है, कितना देखो 640 से 1312। ठीक है, यहाँ पर इतने सेकंड में कितना सेकंड हुआ, माइनस करके निकाल लेंगे कितने सेकंड है, और एक सेकंड में कितना किस रेट से एक्सट्रैक्ट हो रहा है एनर्जी, 100 जूल पर सेकंड। ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखो कितना जाएगा अगेन, एक सेकंड में कितना हो रहा है 100 जूल, सो कितने सेकंड, वन टाइम देखो कितना है, दिस इज 1312। ठीक है, दिस इज 1312। ओके, तो टाइम है 1312 माइनस 640, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, so 2 11 से 4 7, ओके, एंड 12 672 सेकेंड। ठीक है, तो इसमें कितना हीट होगा, तो हमें पता है इतने सेकेंड में इसमें हो रहा है 100 डिग्री जूल पर सेकेंड, तो इसमें कितनी हीट, तो आंसर है दिस इज 67200 जूल, इतनी हीट एनर्जी इसमें से रिलीज हो जाएगी। ओके नाउ नेक्स्ट देखेंगे सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है इसका, ए पार्ट है, ऑब्जर्व द डायग्राम गिवन बिलो एंड स्टेट वेदर द बल्ब विल ग्लो और नॉट वेदर व्हेन वी स्विच ऑन द की। तो की को स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं। तो देखो लाइव वायर से कनेक्टेड है ये, और फिर दूसरा एंड इसका की में, फिर न्यूट्रल वायर में। तो की को जब क्लोज करेंगे तो डेफिनेटली सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब ग्लो करेगा। ओके, फिर बी पार्ट, तो यस आंसर हो जाएगा इसका। बी पार्ट, इज इट सेफ टू हैंडल द बल्ब व्हेन द स्विच इज ऑफ। तो क्या सेफ है, तो आंसर है बिल्कुल सेफ नहीं है, बिकॉज हमने तो क्या कर दिया, लाइव वायर से डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया। की को यहाँ लगाना चाहिए था, डायरेक्टली लाइव वायर से कनेक्ट कर दिया। अगर हम इसे टच करते हैं तो हमारे थ्रू जो ये हाई पोटेंशियल में तो है ये, ठीक है, डायरेक्टली 230 वोल्ट्स पे। ओके, तो हमारी तो अर्थ कितनी, जीरो पोटेंशियल पे, तो हमारे थ्रू जो है हम क्या एक्ट करेंगे, एज अ कंडक्टर एक्ट करेंगे, तो हमारे थ्रू करंट फ्लो कर सकता है। ओके, और हमें शॉक लग सकता है, तो इसको सेफ़ नहीं है, हमें की को लाइव वायर में कनेक्ट करना चाहिए था हमेशा। ठीक है, हमेशा हम लाइव वायर में कनेक्ट करते हैं की को। ऑप्शन नंबर सी, गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर, तो मैंने ऑलरेडी आपको रीज़न दे दिया है। ठीक है, सो बिकॉज लाइव वायर इज नॉट कनेक्टेड, तो इसका क्या आंसर अगर मैं लिखूँ तो, है ना, वैसे मैंने आप समझा दिया आपको कि सेकंड पार्ट का एक आंसर तो मैंने क्या लिया, यस, ओके, ग्लो करेगा, और बी पार्ट का क्या हो जाएगा, सेफ़ है, तो नो सेफ़ नहीं है। सी पार्ट का रीज़न क्या है, इसका रीज़न है बिकॉज लाइव वायर is directly connected to the bulb, okay, and bulb is at 230 volts potential difference. Okay, if we touch the bulb current will flow through us to the earth, and which is a zero potential, and we will get shock even when the switch is off. Okay, because की तो बिकॉज इसमें एक और रीज़न हो सकता है, द की इज कनेक्टेड टू
टू न्यूट्रल वायर, ठीक है, एंड स्विचिंग ऑफ विल नॉट डू एनीथिंग, है ना, विल नॉट कट द हाई पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, सो न्यूट्रल वायर एंड it will not disconnect bulb from high potential difference. Bulb from high potential difference. ओके, तो ये रीज़न हो जाएगा इसका. ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो. मेन चीज़ क्या है वो, क्योंकि बल्ब कहाँ से कनेक्टेड है, लाइव वायर से डायरेक्टली कनेक्ट है हाई पोटेंशियल पे, और उसको डिसकनेक्ट करने, स्विच ऑफ करने पर भी उसमें हाई पोटेंशियल उसमें रहेगा. ठीक है, तो इससे सेफ नहीं है. थर्ड पार्ट में बढ़ते हैं. टू मेटल्स ए एंड बी हैव स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज इन द रेशियो 2:3. इफ दे आर सप्लाइड सेम अमाउंट ऑफ हीट देन विच मेटल, ठीक है, पहला ऑप्शन है विच मेटल पीस विल शो ग्रेटर राइज इन टेम्परेचर गिवन देयर मासेस आर द सेम. तो दो मेटल्स की स्पेसिफिक हीट कितनी है, 2:3 है. ठीक है, ओके, सो देखो थर्ड पार्ट का फर्स्ट ए पार्ट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है मेटल्स की 2:3 के रेशो में. तो C1 और C2 ले लेते हैं, 2:3. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज में, ठीक है, यूनिट मास उस मेटल का कितना हीट एब्जॉर्व करेगा. ठीक है, तो डेफिनेट सी बात है 1 डिग्री इंक्रीज में यूनिट मास पहले वाले मेटल का 2 टाइम्स करेगा और ये 3 टाइम्स करेगा. ओके, 2:3 के रेशो में करेगा. ठीक है, अगर 200 कर रहा है 200 जूल, ये 300 जूल कर रहा है, तो ये ज़्यादा जूल करेगा. ओके, तो पहला ऑप्शन है विच मेटल पीस विल शो ग्रेटर राइज इन टेम्परेचर गिवन देयर मासेस आर सेम. अगर मास सेम है दोनों का, तो कौन सा ज़्यादा टेम्परेचर में किस में राइज आएगा. ओके, सपोज हमने क्या किया, ओके, इफ़ दे आर सप्लाइड सेम, और हीट भी हम सेम सप्लाई कर रहे हैं ना, तो देखो Q दोनों को सेम सप्लाई करें, पहले वाले Q आ जाएगा M, पहले वाले का मास, दोनों का मास हमने सेम बोल दिया है पहले केस में, इसका C1 है और राइज इन टेम्परेचर डेल्टा T. ठीक है, दूसरे वाले के लिए Q सेम है, ठीक है, रेशो ले लेते हैं, दूसरे वाले का मास भी सेम है, और C2 डेल्टा T1 इसमें डेल्टा T2. ओके, तो देखो Q सेम है, कैंसिल हो जाएगा, मास सेम है, यहाँ से देख सकते हो आप. ठीक है, डेल्टा T1 डेल्टा T2 क्या आ रहा है, C2/C1. ओके, और C2/C1 का रेशो क्या है, ये है 3:2. ओके, यानी कि इसका मतलब क्या है, चेंज इन टेम्परेचर. ठीक है, ज़्यादा चेंज इन टेम्परेचर किस में आएगा, पहले वाले में ज़्यादा चेंज इन टेम्परेचर आएगा, दूसरे वाले में कम चेंज इन टेम्परेचर है. 3:2 के रेशो में ज़्यादा, पहले वाले में ज़्यादा टेम्परेचर में चेंज आएगा. ठीक है, ऑब्वियस रीजन है, उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी कम है. ठीक है, तो उसमें जैसे कि 200 जूल उसको मिला, ओके, तो उसका 1 डिग्री बढ़ गया. ठीक है, उसके बाद बचा हुआ से और बढ़ जाएगा, है ना. ठीक है, इसमें 300 जूल चाहिए तब जाके 1 डिग्री बढ़ेगा, तो उसमें देर में टेम्परेचर राइज होगा. ओके, दूसरे वाले जिसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी ज़्यादा है. ओके, आई होप समझ में आया होगा. इसके बाद आगे बढ़ेंगे बी पार्ट में. ठीक है, बी पार्ट में पूछा है विच मेटल पीस विल हैव ग्रेटर मास इफ़ द राइज इन टेम्परेचर इज द सेम फॉर बोथ मेटल. किसका ज़्यादा मास होगा अगर दोनों में राइज इन टेम्परेचर सेम है. तो फिर से जो हमने देखा, क्यों तो सेम हम सप्लाई कर रहे हैं, मास किसका ज़्यादा होगा, इसका M1, इसका M2, C1 C2 और डेल्टा T दोनों में सेम बोल रहे हैं इस केस में, तो ये कैंसिल हुआ. ठीक है, और Q भी सेम है, तो फिर से आप देख सकते हो बहुत इजीली C2/C1 आएगा, मतलब सॉरी M1 M2 C2/C1. इसका मतलब क्या है, किसका मास, किस में मास ज़्यादा होगा, जिसकी स्पेसिफिक हीट, ये रेशो ना 3:2. ओके, तो जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है ना, M1 की कम थी. ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हो उसको चाहो तो, M1 इज़ 3/2 टाइम्स ऑफ M2. ठीक है, तो पहले वाले का मास ज़्यादा है, अगर टेम्परेचर में राइज सेम है, इक्वल हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो पहले वाले का मास डेफिनेटली ज़्यादा होगा. ओके, नाउ सी, इफ़ द मास रेशियो ऑफ द मेटल्स A and B is 3:5, then calculate the ratio of in which the temperature rise.
ओके। अब इस केस में क्या किया था, मास रेशो को 3:5 कर दिया, हमें टेम्परेचर राइज का रेशो निकालना है। क्यू तो फिर से सेम है, ठीक है, क्यू सेम है। मास रेशो दे रखा है m1/m2, ठीक है। C1 C2 हमें पता है, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर हमें निकालना है। ओके, चेंज इन टेम्परेचर हमें निकालना है, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ। इसमें देखो तो क्या आ जाएगा, m1 m2, तो यहाँ पर ये डेल्टा T1 डेल्टा T2। ओके, तो डेल्टा T1 डेल्टा 2 निकालने के लिए इनकी वैल्यू पुट कर देंगे पहले। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ यहाँ पर, डेल्टा T1 डेल्टा T2 क्या आ जाएगा, ओके, m2 कितना हो जाएगा। तो देखो m1 है, m2 C2 है, यहाँ पर 3 × 5 और यहाँ पर 2 × 3 है ना। ये वैल्यूज़ आप डाल के देख सकते हो, मैंने डायरेक्टली कर दिया, तो ये 5:2 आएगा, ठीक है। इनका रेशो क्या आएगा, 5:2 के रेशो में आ जाएगा। ओके, डी ऑप्शन देखेंगे फिर। डी क्वेश्चन, इफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मेटल इज 0.26 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ मेटल बी। ठीक है, तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि हमें C1 C2 का रेशो तो पता है ना। ओके, तो पहले मेटल कितनी है, तो देखो यहाँ से C1/C2 कितना है, 2:3। ओके, तो C2 कितना हो जाएगा, C2 विल बी दिस विल बी व्हाट, 3/2 C1। ओके, तो C1 की वैल्यू हमें दे रखी है 0.26। ओके, so this will be what, this will be, just multiply them, 0.13, this is 0.39 joule per gram per degree Celsius। okay, this is how we will obtain the answer। okay, आगे बढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, आप देख सकते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ ए और बी शोज फ्री वाइब्रेशन इन वैक्यूम एंड विच वन शोज द फ्री वाइब्रेशन इन अ मीडियम। किस में फ्री वाइब्रेशन वैक्यूम में और किस में फ्री वाइब्रेशन मीडियम पे। अगर इसका एम्पलीट्यूड, पहले वाले ग्राफ का एम्पलीट्यूड देखो क्या हो रहा है, सेम है। ओके, एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं कर रहा है, ठीक है, यानी कि एनर्जी का लॉस नहीं है, तो डेफिनेटली ये वैक्यूम में, ये फ्री वाइब्रेशन वैक्यूम है। ओके, और इसमें देखो एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है, तो मीडियम पे है, तभी एनर्जी लॉस कर रहा है वो। ओके, तो डेफिनेट आंसर क्या है इसका, ए वाले का। तो ए वाला ग्राफ फ्री वाइब्रेशन इन वैक्यूम है और बी वाला फ्री वाइब्रेशन इन मीडियम है। तो डायरेक्टली आपको समझ में आ गया होगा। हाउ डिड यू कम टू दिस कंक्लूजन, तो मैंने आपको रीज़न बता ही दिया वैसे तो ना, क्या कंक्लूजन क्यों आया ऐसा। ठीक है, तो फर्स्ट 4 का फर्स्ट का ए पार्ट, ठीक है, दिस इज बी पार्ट करूँगा डायरेक्ट। ठीक है, बिकॉज ग्राफ ए एम्पलीट्यूड रिमेन सेम, एम्पलीट्यूड रिमेन सेम, hence it is in free vibration in, it is free vibration in free space, in vacuum it is free vibration in vacuum। ठीक है, अगर आपको ये ब्लड दिख भी रहा है तो आप सुन के समझ सकते हो कि इस केस में क्योंकि एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं कर रहा है इसलिए एनर्जी में लॉस नहीं, तो फ्री वाइब्रेशन वैक्यूम है। दूसरा वाला फ्री वाइब्रेशन इन इस मीडियम पे, ठीक है, रेजिस्टेंस है उसमें। सेकंड पार्ट पे पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट देखो क्या बोलता है। सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है, स्टेट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, दोनों लॉस। पहला लॉ बोलता है कि जो चेंज इन फ्लक्स है, सिंपल ये है, EMF प्रोड्यूस है ना, EMF प्रोड्यूसेस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, जैसे कि मैं बोलता हूँ आपको, जैसे कि देखो ये कॉइल है एक, ये पहली कॉइल है। ओके, उसके सराउंडिंग में ये दूसरी कॉइल है। ओके, तो अब इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पर अब मैं सपोज मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट किया है, ठीक है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। और अगर मैं क्या करता हूँ, इसको वेरी करता हूँ, ठीक है, इस करंट को, या मैंने यहाँ रजिस्ट्रेट लगा दिया, ठीक है, और इसको वेरी करता हूँ इस करंट को। तो जैसे मैं करंट को वेरी करूँगा मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विल कॉज एन EMF, इंड्यूस EMF इन दिस कॉइल, इसमें इंड्यूस EMF हो जाएगा।
ठीक है। ये मैग्नेट से भी कर सकते हैं हम, जैसे कि इस कॉइल में अगर मैं मैग्नेट पास करूँ, मैग्नेट को मूव कराऊँ, ठीक है, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज आता है तो इट विल कॉज EMF। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जिस रेट से चेंज करो, कितना फास्ट मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा तो EMF प्रोड्यूस होगा। ओके, जितना तेज चेंज आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स में, उतना ही EMF प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ है। और सेकंड, तो ठीक है, ये फर्स्ट लॉ था, फैराडे फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है फैराडे का? सेकंड लॉ कहता है कि लेंजेस लॉ है बेसिकली, वो डायरेक्शन बताएगा कि डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा। EMF की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट विल प्रोड्यूस इन सच अ वे दैट इट विल अपोज द चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगा। ठीक है, जैसे कि मैग्नेट की केस की बात करूँ, है ना, जैसे मैग्नेट दूर जाएगा, नॉर्थ पोल यहाँ, साउथ पोल यहाँ, ठीक है, तो इसमें करंट किस तरह से बनेगा ताकि यहाँ नॉर्थ पोल डेवलप हो जाए। ठीक है, नॉर्थ पोल सॉरी यहाँ पर साउथ पोल डेवलप हो जाए ताकि अट्रैक्ट कर सके, रिलेटिव मोशन को अपोज कर सके, अट्रैक्ट करेगा यहाँ पर साउथ पोल डेवलप होने में, यहाँ क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये दोनों लॉ में पता है। ओके, फैराडे लॉ क्या है? फैराडे लॉ, पहला लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ EMF प्रोड्यूस, EMF प्रोड्यूस, EMF प्रोड्यूस in a coil, in a coil is directly proportional to, depends or yeah depends on, proportional to rate of change of magnetic flux। ठीक है, proportional to rate of change of magnetic flux, change of magnetic flux। ठीक है, और सेकंड क्या है? सेकंड है लेंजेस लॉ, जो मैंने बताया आपको, डायरेक्शन ऑफ EMF प्रोड्यूस, डायरेक्शन ऑफ EMF प्रोड्यूस will such that is oppose, will such that it opposes the change in, opposes the change in flux, change in flux, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, ये लेंजेस लॉ। आगे बढ़ेंगे थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट देखते हैं। न्यूक्लियस X194 इसका एटॉमिक नंबर है, सॉरी मास नंबर है, और 84 एटॉमिक नंबर है, एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है आपका? हीलियम न्यूक्लियाई। ओके, सो व्हाट विल बी द एटॉमिक नंबर द डॉटर न्यूक्लियस। ठीक है, डायरेक्टली हम इक्वेशन लिख देंगे, उससे समझ में आ जाएगा। देखो, अगर अल्फा पार्ट ये है ना 194 और 82, अगर ये क्या कर रहा है, अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है, मतलब He हीलियम न्यूक्लियाई, 2 एटॉमिक नंबर, 4 मास नंबर। ठीक है, तो डेफिनेट से बात है, कंजर्वेशन ऑफ क्या होना चाहिए, मास नंबर एटॉमिक नंबर कंजर्व होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर 2 अगर चला गया तो कितना आएगा, ये जो डॉटर न्यूक्लियाई है उसका 80 + 2, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कंजर्व रहने चाहिए, एटॉमिक नंबर कंजर्व रहना चाहिए। सिमिलरली मास नंबर कंजर्व रहने चाहिए। ठीक है, तो 194 है तो यहाँ डेफिनेटली 190 आएगा। ओके, तो ये है ना, तो वाई इसका एटॉमिक नंबर 190 है, पहले पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट का, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द डॉटर न्यूक्लियर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे हमको पता है, प्रोटॉन कितने, 80 है, प्रोटॉन 80 है। और मास नंबर क्या होता है, मास नंबर A होता है Z प्लस एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो 190 80 प्लस कितना होता है, 90 होता है, नहीं सॉरी 110 होता है, तो 110 इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आई होप समझ में आ गया होगा। राइट अ न्यूक्लियर रिएक्शन तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है यहाँ। ठीक है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ेंगे। फर्स्ट, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कौन सा है वो पूछा है, तो फ्यूज़ है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है। ठीक है, इसका मटेरियल यूज इन दिस वायर, तो किससे बना रहता है ये, एलॉय होती है किसकी, लेड एंड टिन, है ना, ये एलॉय होती है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक पूछे सी पार्ट में, तो कैरेक्टरिस्टिक कैसी होनी चाहिए, तो जल्दी मेल्ट हो जाए ना, तभी तो ये ब्रेक कर देगा सर्किट। तो लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई कंडक्टिविटी, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड गुड कंडक्टिविटी, या फिर हाई कंडक्टिविटी, हाई कंडक्टिविटी।
ओके, इसलिए यूज़ करते हैं। कॉपर एल्यूमिनियम को यूज़ नहीं करते बिकॉज उनकी मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं है, हाई है उनके मेल्टिंग पॉइंट, तो वो मेल्ट नहीं होगा, है ना। हम चाहते हैं कि हाई करंट आए अगर तो मेल्ट हो जाए और सर्किट ब्रेक कर दे, ताकि ओवर हीटिंग ना हो, शॉर्ट सर्किट ना हो, ठीक है, फायर ना, कोई आग ना लग जाए। ओके, सेकंड पार्ट है ना, तो इसके बीच में बता रहे, सेकंड पार्ट देखते हैं फिर। पिच क्या होता है आपको पता है? पिच क्या है? वो कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड का जिससे हम दो साउंड जिनका सेम लाउडनेस है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो पिच इज अ क्वालिटी, इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, characteristics of sound by which we can identify two sound of same loudness, ठीक है। जैसे और इसके पिच किस पे डिपेंड करते हैं हमें पता है, इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, ओके। और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो पिच क्या होगा? पिच इंक्रीज करेगा। मोर द फ्रीक्वेंसी, मोर इज द पिच। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है बी पार्ट। 2 वायर्स ए बी एंड सी डी, आप डायग्राम में देख सकते हो, ए बी सी डी 2 वायर है, ऑफ सेम लेंथ और स्ट्रेच बाय सेम अमाउंट, विच वायर विल प्लग साउंड प्रोड्यूस साउंड ऑफ ग्रेट पिच और प्लगिंग, ठीक है। तो दोनों आप वायर दिख रहा होगा आपको, ठीक है, दोनों की लेंथ सेम है लेकिन थिकनेस अलग अलग है। तो पूछा अगर सेम प्लग करें, हम सेम एम्पलीट्यूड से प्लग करें तो किस में ज़्यादा पिच, किसकी ज़्यादा पिच होगी, ठीक है। तो जो लोग गिटार प्ले करते हैं उनको समझ में आता है कि जो पतली वाली वायर है, ठीक है, इसकी पिच ज़्यादा होगी, ठीक है। फॉर्मूला अगर देखिए, इसका फॉर्मूला क्या है? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/12 फॉर अ वायर, ठीक है, यहाँ पर T/πr²d, ठीक है। तो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है फ्रीक्वेंसी, तो रेडियस ज़्यादा है, ठीक है, जैसे कि सी डी का, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच भी क्या होगा? पिच भी कम होगा, ठीक है। तो जो थिकर वायर की पिच कम होगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम होगी, फॉर्मूले से आप देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ओके, दैट इज ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट, दैट इज थर्ड पार्ट का ए पार्ट। ओके, वाई इज वाटर यूज एंड कूलेंट इन रेडिएटर्स ऑफ कार? कूलेंट की तरह यूज़ क्यों करते हैं? बिकॉज वाटर की क्या है? स्पेसिफिक कैपेसिटी बहुत हाई है। वाटर हैज़ अ हाई स्पेसिफिक कैपेसिटी, वाटर हैज़ अ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है? तो 4200, एक और जीरो ना, 4200 ना, ये वैल्यू चेक कर लेना, जूल पर केजी, जितना मुझे याद है, मुझे आई थिंक इतनी है, जूल पर केजी पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है ना। मतलब क्या इसका, एक केजी वाटर, है ना, 1 केजी वाटर का अगर हमें 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करना है तो इतना हमें हीट देनी पड़ेगी। तो इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्व कर लेता है वाटर, ठीक है, इसीलिए हम इसे कूलेंट की तरह यूज़ करते हैं। हीट एब्जॉर्व कर लेगा तो कूल कर देगा, इसे कूलेंट की तरह यूज़ करते हैं, है ना। तो आगे के लिए हम क्या आंसर हो जाएगा? सो इट एब्जॉर्व अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। सो इट एब्जॉर्व अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। हाई हीट कैपेसिटी, हाई लिख देंगे, हाई हीट कैपेसिटी है। ओके, बी पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट। नेम द रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज्ड टू फाइंड द एज ऑफ फॉसिल। तो कार्बन 14 है वो। कौन सा रेडिएशन एमिट करता है? बीटा रेडिएशन एमिट करता है, ठीक है। बीटा है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, बीटा पार्टिकल एमिट करता है, ठीक है। ओके, तो आई होप कि मैं इसको समझा पाया। कुछ स्क्रीन थोड़ी ब्लर हुई बीच में से, इन्होंने अभी तक पूरा देखा है, ओके, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह से बनाया, ओके। तो आई अगर आपको ये समझ में आया, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ जिनको इससे हेल्प मिल सकती है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना, और भी अगर मैं आप चाहते हो कि क्लास 10 का कंटेंट में लेके आऊँ फिजिक्स में, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।